अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसोलिडेशन प्रोसेस विटनेस करते हुए आज भी दिखाई दी, यानी कि हमने देखा कल भी पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई थी और आज भी मार्केट के अंदर एक फ्लैट नोट पे क्लोजर है समहाउ, लेकिन एक वॉलेटाइल सेशन के बाद पॉजिटिविटी प्रिवेल रही। दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन आज मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई दी है और प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई है। काफ़ी हद तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट था और समहाउ मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी इस वजह से भी प्रिवेल हुई है कि कल की न्यूज़ का इम्पैक्ट आज आना शुरू हुआ है। काफ़ी लोन्स हैं जिनकी ट्रांचेस आ रही हैं, अप्रूवल्स आ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं और ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड हम कहेंगे आज के मार्केट में तेज़ी देखी गई है। 45,000 का इंट्राडे हाई भी पंच किया है इंडेक्स ने। इट मीन्स कि अभी चांसेस मौजूद हैं, अभी बुल रन्स होने वाला है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुए मार्केट 44,491.03 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 45,133.25, लोअर वॉज 44,477.90 एंड फाइनली क्लोजर रहा 44,587.85 का, यानी कि 96.82 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 443.90 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 104.79 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 25.92 बिलियन रुपीस और वॉल्यूम लीडर्स में ऑयल स्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी। बाइको पेट्रोलियम इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.17 के डिक्लाइन के साथ। 10.46 पे क्लोजर, 74.03 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्कोर पे 4.80 का डिक्लाइन देखा गया। 150.21 पे क्लोजर रहा। 39.16 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 0.35 का डिक्लाइन, 26.09 पे क्लोजर, 31.19 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। कुछ हम देख रहे हैं जो डेली बेसिस पे यूजुअल हैं, उन्हीं में कुछ चेंजेस आ रही है और उन्हीं में आज भी गिरावट विटनेस की गई है। ये ओवरऑल देखा ये जा रहा है कुछ ईएनपी, रिफाइनरी या फिर हम कहेंगे आईटी से रिलेट करते हुए सेक्टर्स से जो है इन स्क्रिप्ट्स का ताल्लुक है, तो इट मींस कि यहाँ पर कुछ गिरावट विटनेस की गई है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हमने स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल में डिस्कस करना है। इकोनॉमी के जो ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैदुर रहमान साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिजनेस एनालिस्ट हैं, वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अरसलान सोमरू साहब, आप MD हैं KSB सिक्योरिटीज़ को, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी नताशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, सबसे पहले आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। बिज़ टॉक का क्या कहेंगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। 45,000 के इंट्राडे हाई को पंच करने के बाद मार्केट थोड़ी सी बैकफुट हो गई और देखा ये जा रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग को भी लाइमलाइट में रखा जा रहा है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होने के बावजूद पिछले दिनों कॉशियस स्टैंस देखा गया था। योर टेक ऑन। जी, अगर हम लोग सिर्फ 3 वीक्स रिवाइंड करें पीछे के क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं। सो नंबर 1, देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे। सेनेट के इलेक्शंस के फ़ौरन बाद वी सॉ कि मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट आने शुरू हो गई थी, बट देन पीपल स्टार्टेड बिकमिंग कॉशियस कि आपके केसेस बढ़ने लगे हैं थर्ड वेव के बड़ी रैपिडली। एंड राइट नाउ वी आर सिटिंग इन अ पोजीशन कि हमारी इंटेंसिटी इज़ एज हाई ऑलमोस्ट एज वी सॉ इन द फर्स्ट वेव। सो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए थे कि वेदर वी विल गो फॉर अ कंप्लीट लॉकडाउन, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसको आपको इसको डिसमिस कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था वी कैन नॉट अफोर्ड अ कंप्लीट लॉकडाउन, टारगेटेड लॉकडाउन शुरू हो गए सिटी बाय सिटी। अगर हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, करेंसी वाज स्ट्रेंथनिंग। आपको याद होगा 6 महीने के अंदर करेंसी इतनी नीचे गई थी 168, नाउ इट्स कम ऑल द वे अप टू 152, इवन ब्रीच किया था 152, 151 हुआ था इंटरबैंक के अंदर। दैट इज कमिंग बिकॉज सक्सेसफुली हम लोग IMF के प्लान के अंदर चले गए हैं, हमने वो नेगोशिएट कर दिया है। और अभी आपके करेंसी में हमने यूरो बॉन्ड इशुएंस की थी कल, जिसमें पाकिस्तान ने $2.5 बिलियन रेज किए हैं यूरो बॉन्ड्स के। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है अब थोड़ा सा ऊपर आ गया है, बट शॉर्ट टर्म में जो थर्ड वेव हमारी है दैट वुड कीप द प्राइस कैप्ड अंटिल ये थोड़ा इंशाल्लाह प्लेटो करे या डिक्लाइन करना शुरू हो जाए।
राइट, वैक्सीनेशन की आपने बात की, कोविड केसेस की बात की, थर्ड वेव के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन ही विटनेस किया जाएगा और हमारे पास वैक्सीनेशन भी मौजूद है, तो इस चीज़ को भी जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट वेव की, तो सिचुएशन यही थी और टाइम यही था, लेकिन अब हमारे पास वैक्सीनेशन भी है और स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी भी मौजूद है, तो होप फॉर द बेस्ट के हो सकता है कि जो काबू अच्छे तरीके से पाया जा सके। जी एब्सोल्युटली, फर्स्ट वेव तक तो हमें देखें एक एम्पेरिकल स्टडी नहीं थी, ना साइंटिफिक डेटा इतना था टू मॉनिटर कर सकेंगे कितना अरसा ये रहेगा या उसके क्या मोर्टालिटी रेट हो सकता है। अब वो मोर और लेस जो है लोगों के अंदर ये एक्सपीरियंस भी आ गया है, एक लाइफस्टाइल चेंज भी हो गया है और वैक्सीनेशन हमारे पास ग्लोबली आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर भी नेक्स्ट मंथ रफली 3 मिलियन डोजेस तक का जो है आपके पास इनपुट आ जाएगा कि हम लोग वैक्सीन, जी बिल्कुल, चाइनीज वैक्सीन हमने किया जिनके साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली कम है कंपेयर टू एस्ट्राजेनेका जो लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से। जी बिल्कुल। सो अगर हम वहाँ से अगर एक्सेलरेट करें कि इस स्टेज पे जब हम लोग बैठे हुए तो वी आर इन अ मच कंफर्टेबल पोजीशन देन व्हाट वी वर एग्जैक्टली अ ईयर अगो। और अगर हम यहाँ से देखें तो आउटलुक इज गेटिंग बेटर, आपकी इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर फॉर लॉन्गर, आपकी करेंसी स्टेबल, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गए और वी आर बैक इनटू द आईएमएफ प्रोग्राम। इसकी वजह से हमारे काफ़ी डॉलर रेवेन्यूज खुल गए हैं, जो हम देखें रिजर्व्स हमारे तकरीबन 4 ईयर हाई पे चले गए हैं। एग्जैक्टली 4 इयर्स हाई पे चले गए हैं। जुनैद साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि रिजर्व्स हमारे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेमिटेंसेस अच्छे हो गए हैं, आरडीए के थ्रू भी हमने देखा काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, और हम ये भी देख रहे हैं कि कोविड केसेस होने के बावजूद, थर्ड वेव का डर होने के बावजूद तमाम चीज़ें सेटल डाउन है। योर कमेंट। जी बिल्कुल, थैंक यू नताशा फॉर दी अपॉर्चुनिटी। देखें, जो आपने जैसे बताया अभी कोविड केसेस के हवाले से, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के जो हमारे पास जो ये एक बीच में ब्रीजर मिल गया हमको बिटवीन सेकंड एंड थर्ड वेव, इसके अंदर पीपल हैड टाइम टू कोप अप। इंडस्ट्रीज़ जो है दे हैड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि कैसे कोप अप करना है, बिकॉज लास्ट सितंबर के बाद से हमें एक अच्छा इनफ्लो मिला from international market, especially for the orders for export. Keeping that in mind, industries were prepared. उन्होंने भी अपनी SOPs को बिल्डअप किया और एक जनरल अवेयरनेस हुई इन द कम्युनिटी कि हम चीज़ों को बेहतर तौर पे ले सकें। सेकेंडली, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, देखिए वैक्सीनेशन में वी नीड टू बी अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव बिकॉज वी हैव लार्ज पॉपुलेशन एंड दो वैक्सीनेशन इज बीइंग डन, बट आई थिंक सो वी नीड टू बी लिटिल प्रोएक्टिव ताकि हम ये जनरल कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है यू आर फ्री फ्रॉम कोविड। एक्चुअली दिस इज़ not true. It's more to do with prevention. So we need to be a little proactive on the vaccine and work on the SOPs. Right. हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे एसओपीज़ को, जब ही इस तमाम चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। अरसलान, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि ये एक परसेप्शन बिल्ट है, ये जुनैद साहब ने सही इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि लोग ये समझते हैं कि जो वैक्सीनेशन होने के बाद, यानी कि वैक्सीनेटेड होने के बाद ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि लोग ज़्यादा जो है वो ओपनली बाहर निकल रहे हैं, मास्क वेयर नहीं कर रहे, एसओपीज़ फॉलो नहीं कर रहे। एक ये भी रीज़न है और इसका एक ये भी इम्पैक्ट है कि एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है कि आज हम वैक्सीनेट कराते हैं तो 2 दिन बाद हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ये परसेप्शन प्लीज़ ज़रा वॉश आउट कीजिए। देखिए, फर्स्टली तो हमें याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने तो डिसमिस कर दी थी वैक्सीन ऑल टुगेदर, और ये ग्लोबल डिबेट भी हो रही है कि कोई वैक्सीन अगर लगाने नहीं चाहते तो आप उसको किस तरीके से फोर्स करेंगे कि वैक्सीन लगाए। और पाकिस्तान के अंदर भी एक मेजॉरिटी स्ट्राटा है जो वैक्सीनेशन को रेजिस्ट करेगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों, कि फॉर इंस्टेंस एक तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह होती हैं। नंबर 2, वायरस इज म्यूटेटिंग राइट नाउ, मतलब वायरस अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है। तो जो वैक्सीन पुराने बने हुए हैं वो किन पे इफ़ेक्टिव हैं, किन पे इफ़ेक्टिव नहीं है। तो काफ़ी लोग, हमने ग्लोबल स्टडीज़ में भी देखा है कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी ये स्पाइक आ रहा है, अभी थर्ड वेव है। सो हम वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि कुछ महीने बाद इवन जैसे पूरी पॉपुलेशन भी वैक्सीनेट हो जाए उन कंट्रीज़ के अंदर, तो एक चौथी वेव भी आएगी। सो पीपल विल से कि डिस्पाइट बीइंग वैक्सीनेटेड द वायरस इज़ नाउ चेंजिंग देयर शेप। तो एक थोड़ा सा फियर है, बट आई थिंक एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें हम लोगों को इनकरेज करें, उनको एडवाइस करें, उनको एजुकेट करें कि वैक्सीनेशन इज अ मस्ट, इज़ फॉर एवरीवनस गुड।
सबका फ़ायदा है। चलें आप मार्केट के ऊपर आते हैं और मार्केट की बात करते हैं। अरसलान, कुछ सेंटिमेंट्स तो दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। न्यूज़ आप प्लीज़ शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ जो ज़्यादातर आज के दिन इम्पैक्ट देते हुए नज़र आई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो करेंसी की अप्रिसिएशन दिखाई दे रही है। और अब हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में भी, नियर फ्यूचर 150 के अराउंड टारगेट फिक्स किया जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स एट द सेम टाइम इससे जो है वो हर्ट हो सकती हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के नंबर्स ज़्यादातर डॉलर पे जो है डिपेंड करते हैं कि डॉलर ज़रा थोड़ा सा अप्रिशिएट होता रहे तो उनको फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ ये यहाँ पे आप कमेंट करें। जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब ये कल रात को हमारी बुक बिल्डिंग हुई यूरोबॉन्ड इशुएंस की, $2.5 बिलियन इज़ अ गुड नंबर, और जो ओवर सब्सक्रिप्शन थी वो तकरीबन 100% से ज़्यादा थी। फॉर इंस्टेंस $2.5 बिलियन हमने ऑफर किए, और जो बिड्स आई थी, लोगों का इंटरेस्ट आया था वो $5 अरब से भी ज़्यादा आया था। इसीलिए थोड़ा यील्ड जो थे, इनिशियल जो गाइडेंस आई थी उससे थोड़े कम भी आए थे। तो जो गवर्नमेंट को एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। नंबर 1, सिर्फ ये $2.5 बिलियन है। उसके बाद न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट सुकूक भी लॉन्च करेगी आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो यू कैन एक्सपेक्ट $1-1.5 बिलियन वहाँ से भी आ सकता है। और करेंसी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो वो कोई फिक्स नहीं है, करेंसी अभी मार्केट ड्रिवन है। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, लोग ट्रैवल बाहर नहीं कर रहे, रमज़ान आने वाला है, लेकिन उम्रे की भी स्पेंडिंग आपकी कम हो जाएगी, आपकी रेमिटेंसेज आने शुरू हो जाएंगी। तो ये मार्केट ड्रिवन करेंसी हो रही है। इस वक्त गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट नहीं कर रही। इनफैक्ट जब डिस्टोर्शन आ जाती है तो स्टेट बैंक आके मॉप अप कर देती है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ रही है। बट यू आर राइट, एक लिमिट है, क्योंकि अगर हम हर 6 महीने में डॉलर 10 रुपये बढ़ेगा और 10 रुपये कम होगा तो फाइनेंशियल प्लानर्स के लिए भी मुश्किल है। और हमारा डीप रूटेड इशू आज भी एक्सपोर्ट्स है। अगर एक्सपोर्ट्स को हमने सिर्फ करेंसी की वजह से नहीं, उनके रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, उनकी एनर्जी कॉस्ट के अवेलेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो ना दी तो ये करेंसी वापस अप्रिशिएट होने लग जाएगी कुछ महीने बाद, क्योंकि जब ट्रैवल रिज्यूम करेगा तो ओपन मार्केट में डॉलर्स की डिमांड आ जाएगी। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग देखें कि अभी तो चले करेंसी आपकी अप्रिशिएट हो रही है, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि 6 मंथ्स डाउन द लेन ये डिप्रिशिएट भी हो जाएगी अगर एक्सपोर्ट सही तरीके से नहीं बढ़ते। राइट। अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो जब ये न्यूज़ आ रही थी तो हमने देखा था इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर बढ़ रहा था, लेकिन क्लोजर टाइम पे हमने कुछ रेंज बाउंड सिचुएशन देखी। तो अब जो बाकी 2 सेशंस रह गए हैं, क्या विटनेस करने वाले हैं हम? कोई ऐसा ही बुल रन या फिर कोई फ्लैट नोट? जी, मुझे लगता है कि ये जो पॉजिटिविटी की इनर्शिया है, इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, अगले 2 दिन तक आएगा पॉजिटिविटी का। करेंसी स्टेबल है, अभी काफ़ी इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज रीबैलेंस कर रहे हैं। जो पहले व्यू लेते थे कि करेंसी और डिप्रिशिएट होगी, अब दे आर फोर्स्ड टू चेंज देयर व्यूज़ और उन स्टॉक्स में जाना चाहते हैं जो बेनिफिशियरीज हैं करेंसी अप्रिसिएशन के। नंबर 1, सो न्यूज़ फ्लो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही है, एक्सेप्ट शार्प हमने थोड़ा आज एक इंट्राडे प्लंज देखा था। और ये जो पॉजिटिविटी है ये कल से सेकेंड हाफ से शुरू हो गई थी, जब हमें ये न्यूज़ आई थी कि कल रात को ये बॉन्ड इशुएंस शुरू हो जाएगी। सो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो है इस बात को, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हम लोग 4 साल बाद ग्लोबल मार्केट्स में गए हैं, IMF के प्रोग्राम के अंदर है, एक बूम एंड बस्ट हो चुका है, हमारी करेंसी अब स्टेबल है और इन टाइम्स में भी हमने पैसे रेज किए हैं और एक रीजनेबल यील्ड के हिसाब से किए। मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है जो स्टेट बैंक ने निकाले हैं, जो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को दे रहे हैं, वहाँ पे 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट 7% ऑफर कर रही है, 7% तक जी इंटरेस्ट जो है। इसमें हमने 5 ईयर्स के लिए 6% इंटरेस्ट ऑफर किया है। सो दिस इज एसेंशियली चीपर देन इवन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स टारगेट मार्केट अलग है, लेकिन द गवर्नमेंट हैज डन अ गुड जॉब ओवर देयर। सो इसका मुझे लगता है पॉजिटिविटी कंटिन्यू करेगी। राइट, पॉजिटिविटी कंटिन्यू करेगी। मैं जुनैद साहब तक पूछना चाहूँगी, सर हम ये देख रहे हैं यूरो बॉन्ड इशू हुए हैं और फर्स्ट टाइम 30 इयर्स का जो एक टाइम पीरियड है वो लिया गया है। देखते थे हम 5 इयर्स 10 इयर्स के यूरो बॉन्ड इशू होते थे, लेकिन इस बार इकोनॉमिक नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। कितना हम कामयाब रहेंगे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने में कि वो आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें? जी बिल्कुल, दिस इज़ हैपन आफ्टर 2017 सज़रा के बाद। ये एक 4 ईयर के बाद एक फिनोमेना हुआ है जो कि वेरी पॉजिटिव है, बिकॉज बीच में एक स्टेलमेट आ गया था इसके अंदर। लेकिन इससे हमारे रिजर्व डेफिनेटली बेनिफिट करते हैं। बट अगर हम बात करें करेंसी रेट के ऊपर, तो राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन अप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, एंड दिस हैज़ टू मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। अगर देखें रुपया अप्रिशिएट करता है और वो स्टेबल रहता है तो उससे जो है मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। मैं आपसे इस तरह एग्जांपल के शेयर करना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट एग्जांपल ले लीजिए आप। जब रुपया डिप्रिशिएट करता है तो स्टॉक मार्केट सफ़र्स एक्चुअली, एंड डिप्रिशिएट्स तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका जो है इन्वेस्टर का।
This is important कि if we are appreciating the rupee, it should stay stable. Secondly, this is same goes for exporters. जैसे कि एक्सपोर्टर्स प्लान करते हैं अपने शिपमेंट्स 3 to 6 मंथ्स की जो है वो यूजुअली कमिटमेंट्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आज हम मार्च क्लोज हो रहा है, मार्च में बैठे हैं, तो सीमिंगली सितंबर या अक्टूबर में जो कमिटमेंट्स हुए थे वो आज अब पूरे होंगे एक्सपोर्टर्स के जो है. तो दे ऑल्सो आर सफरिंग लिटिल बिट ऑन दिस एंड, बट इफ़ इट स्टे स्टेबल, अगर ये स्टेबल रहता है तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है साथ साथ. और जहाँ तक बात है देखें उसकी रिजर्व्स की, तो डेफिनेटली it's a welcome note, and stability is always welcome. राइट सर, स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी को चाहिए भी, क्योंकि फ्रेजाइल इकोनॉमी थोड़ी सी हमने देखी है लास्ट 2 इयर्स विटनेस की. और अब इस ईयर को यानी कि फिस्कल ईयर को अगर हम देखें तो प्रॉपरली एनालाइज करें, इसमें ये दिखता है कि यहाँ पे ग्रोथ प्रॉपर जो है वो एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है. अगर रुपी की बात करें तो एप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ भी गिरावट है, और सारी चीज़ें प्रॉपर दिखाई दे रही हैं. इट मीन्स कि ये आइडियल इन्वायरमेंट है बिजनेस अगर ऑर्गेनाइज करें प्रॉपरली, न्यू बिजनेस यहाँ पर लगाएं. तो बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या कहेंगे कि अब जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट है कितनी ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है बिज़नेस फ्लरिश करने के लिए? एंड सेकंड थिंग कि पाकिस्तान के अंदर जब बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो कितना नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का थोड़ा सा लैक दिखाई देता है. जी देखें, अगर आप बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द आइडियल एनवायरनमेंट. अभी हम उस जगह नहीं पहुंच सके जहां पे हमें होना चाहिए एज अ डेवलपिंग नेशन जो है, बट डेफिनेटली हमारे चॉइसेस राइट हैं. वी आर मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड हमारी डायरेक्शन भी ठीक है. जहाँ तक बात है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टिंग, जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे है, इंडस्ट्री उनकी लगी हुई है, दे आर वर्किंग, सो दे नीड टू सी द पॉलिसीज़. राइट. कि what are the policies, how timely they are being made and how friendly they are. Stakeholders को अगर on board लेके policies बनाते हैं तो that's a very ideal situation जहाँ पे उनकी भी input उसमें आती है stakeholders की. Secondly ये देखें FDI थोड़ा सा हमारा गिरा है. अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम उसका आपको इफेक्ट नज़र आएगा. देखें लास्ट हमारे 8 मंथ से हमारा FDI काफ़ी नीचे आया है. अच्छा, सीविंग भी जब ये होता है तो डेफिनेटली इट इज़ समथिंग विच वी हैव टू इम्प्रूव, बिकॉज कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है इसके ऊपर इकोनॉमी का जो है. ठीक है, कोविड का इशू भी है और दूसरे इशूज़ भी हैं, बट आई थिंक सो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. अच्छा, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें हमारा, मैं आपसे थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें. आई विल टेक अ फ्यू मिनट्स. बिल्कुल, मैं आपको इजाज़त दूंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. स्टे ट्यून्ड. नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. आइए आपको लिए चलते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. I've had an exceptionally good meeting with the President. It went beyond my expectations. We discussed bilateral relations. We discussed how Pakistan and Tajikistan collectively need to coordinate our positions on common challenges of terrorism, extremism, organized crime, drug trafficking. We discussed how we need to enhance our economic relations through the mechanism of joint ministerial commission and the inter-government commission. We've also agreed to activate the joint working groups between Pakistan and Tajikistan. We've agreed for timely and expeditious completion of CASA 1000, and we feel this is a project that will benefit not just Tajikistan and Pakistan, but the entire region. We also feel that rail and road connections between
Pakistan and Central Asian republics will enhance economic integration and give us the regional connectivity that is required to promote investments and trade between Pakistan and this region. The discussions that we had gives more clarity to Pakistan and Tajikistan that our engagement and cooperation at the UN, at OIC, SCO, and ECO will become more constructive and cooperative in the days ahead. He has entrusted the two foreign ministers and the foreign ministries to work out dates for his visit to Islamabad. He has sent warm regards to the Prime Minister of Pakistan, Prime Minister Imran Khan, and is keenly desirous of his connection with him and talking to him for a meaningful discussion on regional issues, bilateral issues when he visits Islamabad in the near future. He also feels that this is the most appropriate time because Pakistan and Tajikistan would be celebrating 30 years of our diplomatic relations. We also discussed Afghanistan and the future of Afghanistan, how we can collectively promote peace and stability in Afghanistan, and how that will help us as neighbors of Afghanistan, Pakistan and Tajikistan, immediate neighbors of Afghanistan. If things improve, we are beneficial. Both are beneficiaries of any stability and improvement in Afghanistan. I'm going back to Pakistan satisfied, more than satisfied, and jubilant from this visit of mine. Thank you. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी अपने दौरे ताजिकिस्तान के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान माशी ताल्लुक़ात के बाहमी फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। अफ़गान अमन अमल ताजिकिस्तान और पाकिस्तान दोनों के मफाद में है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जुनैद, आप कुछ हिस्ट्री बता रहे थे इंडस्ट्रीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ ज़रा कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल जी। आई वांट टू स्टार्ट विद द बिगिनिंग। 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ अलहम्दुलिल्लाह, तो आउट ऑफ 921 इंडस्ट्रीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान वाज ओनली गिवन 34 एंड टोटल इंडस्ट्रियल फोर्स थी 26,000 लोगों की पाकिस्तान जो हमें दी गई उस वक्त। और हमारा जो फर्स्ट फेज़ था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, इंडस्ट्रियल जोन का, वो 10 साल का था। 1947 से लेके 1957 तक जो है, जो हम फर्स्ट एरा कहते हैं, फर्स्ट फेज़ कहते हैं, उसमें जो है वो 2 चीज़ों पे काम किया गया, जिसके अंदर एक थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर और दूसरी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर। अगर हम आज इसको तजिया करें और देखें तो हमारा डायरेक्शन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आज अगर हम जिन अपनी पॉलिसीज़ को उठा के देखते हैं तो एक्चुअली आज से वही चीज़ें हैं जो आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड फेज़ आया इंडस्ट्री का फ्रॉम 58 एंड ऑनवर्ड 65 तक जो है मेगा उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, काफ़ी उसमें हैवी ड्यूटी इंडस्ट्री आई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब चीज़ें उसमें पाकिस्तान ने उसमें एक्सेल किया। थर्ड फेज़ आया, स्ट्रीम लाइन चेंज हो गया, उसके अंदर पूरा जो है चीज़ें डिफरेंट तरफ चली गई हैं। फिर उसके बाद फोर्थ फेज़ आया। व्हाट इज़ द पॉइंट? जी, पॉइंट ये है कि हमारा डायरेक्शन बिल्कुल ठीक था। जब हमने स्टार्ट किया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल ठीक था। वी हैड द राइट फोकस कि आज भी अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की और इंडस्ट्री ग्रोथ की जो है, तो हम यही बात करते हैं। सर, पॉलिसीज़ तो आज भी आ रही हैं, आज भी बहुत सारी पॉलिसीज़ की बात होती है। जब कोविड स्टार्ट होता है तो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी दे दी जाती है, टेक्सटाइल पॉलिसी भी अभी कुछ जो है पाइपलाइन में है, ऑटो पॉलिसी भी है, और इसके साथ साथ रिफाइनरी पॉलिसीज़ की भी बात हो रही है। तो ये पॉलिसीज़ तो बन रही हैं, इससे पहले नहीं बनी। जब हम फोकस थे तो वो तो बहुत पुरानी बात हुई, लेकिन अगर हम अभी की बात करें प्रेजेंटली, तो
तो अब फोकस नहीं है क्या? भी जहाँ तक बात है पॉलिसीज़ की, देखें जैसे आपने टेक्सटाइल पॉलिसी का जिक्र किया, तो टेक्सटाइल पॉलिसी इज़ लिटिल अवेटेड। तकरीबन कुछ अर्सा हो गया, 3 साल का जो कि अभी अवेटेड है, वो उस पर वर्क हो रहा है। आई थिंक सो टेक्सटाइल बीइंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए कि पॉलिसी जल्दी आए ताकि स्टेक होल्डर्स को पता हो कि किस डायरेक्शन में उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और अपने आप को मूव करना है। दूसरी बात ये देखिए, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस पॉलिसी किस वक्त पे आती है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक पॉलिसी देते हैं, इट्स एन एक्सीलेंट पॉलिसी बट इट्स अ डिलेड पॉलिसी, तो उसकी वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे हमें। सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पार्टिसिपेशन टेक्सटाइल सेक्टर की है। ऑलरेडी सब्सिडाइज किया जाता था इस सेक्टर को, फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, और अगर हम बात करें अभी एक्सपोर्ट्स के, तो नंबर्स इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ऑर्डर्स उनके पास पाइपलाइन में है, बट दे आर नॉट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंशन ज़रूरी है, एक्सपेंशन क्यों नहीं होती? देखें, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। आपका पहला सवाल ये है कि टेक्सटाइल पॉलिसी और पॉलिसीज़ पहले भी दी जाती रही हैं। देखिए, पॉलिसीज़ के हवाले से इशू ये है कि अगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखा जाए तो वो एक बेहतर अमल होगा, क्योंकि उसके अंदर उसका इफेक्ट बेहतर आएगा। जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं उनको पता होते हैं कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं, तो दे कैन गिव अ बेटर ओपिनियन कि हाउ द पॉलिसी शुड बी फॉर्म्ड। उनके ओपिनियन को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, जो करते भी हैं, बट ये कि और ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से लें। दूसरी बात ये कि टाइमिंग का मैंने आपसे इसलिए जिक्र किया कि कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि पॉलिसी बहुत अच्छी होती है मगर वो अपनी इफेक्ट लूज़ कर जाती है, उसका वो इफेक्ट नहीं आता जो कि आ सकता है अगर सही टाइम पर दी जाए। तो दूसरी बात ये कि अगर हम इस तरह देखें, जैसे कि कॉटन की क्रॉप की हम बात करते हैं, व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन द पॉलिसी, जो आप उसको थोड़ा सा रेज कर रहे हैं इस पॉइंट को? जी, देखिए मैं आपको एग्जांपल कॉटन क्रॉप की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अभी लास्ट फ्यू ईयर्स से हमारी कॉटन क्रॉप फेल हो रही है, कह लीजिए जो हमारा मेन एक कैश क्रॉप है। हम प्रोडक्शन कम है। जी, प्रोडक्शन कम है। क्रॉप फेल का मतलब ये है कि हमारे नंबर्स बहुत बुरी तरह गिर गए हैं उसके क्रॉप के जो हैं। अगर फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स पहले हमारी क्रॉप 14.5 मिलियन बेल्स थी, तो अनफॉर्चुनेटली इस साल वो 5.6 मिलियन बेल्स रह गई है ओनली, विच इज़ ओनली ऑलमोस्ट 1/3। अच्छा, इसकी वजह से ये हुआ कि हमें इम्पोर्ट पर जाना पड़ गया, बहुत सारी कॉटन हमें इंपोर्ट करनी पड़ गई, जिससे 2 नुकसान हुए। एक नुकसान इससे ये हुआ कि जो हमारा जो डॉलर है वो हमारा वहाँ यूटिलाइज हो गया, जो हमारा बेसिकली मुल्क का एक ज़रा मुबादला है वहाँ इस्तेमाल हुआ इंपोर्ट में जो है। $2 अरब तक की कॉटन तकरीबन इंपोर्ट की जाएगी जब तक ये साल पूरा होगा। देखिए, दूसरा नुकसान इससे ये हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो अपने आप को प्लान नहीं कर पाती। जब ये इशू आया कॉटन क्रॉप फेलियर का, तो कॉटन के ऊपर से ड्यूटी हटाने का मुतालबा किया गया, वो बेहतर टाइम पे ड्यूटी रिमूव कर दी गई, कॉटन इंपोर्ट हो गई। सेकंड स्टेज ये वो था रॉ मटेरियल यान का, जो कॉटन यान जो है जो इस्तेमाल होता है होम टेक्सटाइल्स के अंदर, गारमेंट्स के अंदर और तमाम मेडा प्रोडक्ट्स के अंदर जो है। तो जब ये देखा कि ये इम्प्रूव नहीं करी सिचुएशन जो है, तो इन्होंने भी मुतालबा किया कि भी इसको भी हटाया जाए ड्यूटी इसके ऊपर से, कॉटन यान के ऊपर से। तो जिस पे बड़ी मीटिंग्स भी हुई, मिनिस्टर साहब हमारे दाऊद साहब से भी मीटिंग हुई इस बारे में, उन्होंने बहुत इस इशू को टेकअप किया सीरियसली और बहुत अच्छी हमारी मीटिंग्स हुई उनके साथ जो है। बट ये कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हमें एक ब्रेक थ्रू मिल गया उनके साथ, वो ये कि रिगार्डिंग इम्पोर्टिंग कॉटन फ्रॉम द नेबर कंट्री, तो ये कॉटन यार्न फ्रॉम द नेबर कंट्री। तो ये अगर थोड़ा सा और टाइम जी बिल्कुल दैट वाज अ लॉन्ग अवेटेड रिक्वेस्ट, एंड अगर थोड़ा सा अगर ये और टाइमली हो जाता तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़रा बेहतर समझ जाएँ और प्लानिंग में थोड़ा सा बेहतर, बिकॉज अगर रॉ मटेरियल आपका सिक्योर है तो आपकी प्रोडक्शन सिक्योर है और आपकी एक्सपोर्ट सिक्योर है। एग्जैक्टली मैं अरसलान से ये टिकअप लेना चाहूँगी। अरसलान, कुछ पॉलिसीज़ स्लो हैं, जुनैद साहब का ये कहना है कि अगर थोड़ी सी टाइमली आ जाएं तो सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी पाइपलाइन में है सिंस 3 years, ही इज सेइंग दैट। तो आप ये बताइए कि जब कंस्ट्रक्शन पैकेज आया गया और कोविड स्टार्ट हुआ था, उस वक्त हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा गिरावट हम देख रहे थे डेली बेसिस पे इकॉनमी के अंदर, और हमारी मार्केट भी इस चीज़ को ज़्यादा जो है वो बहुत सीरियस ले रही थी और फ्रेजाइल एक सिचुएशन थी। अब अगर हम बात करें टाइमली, तो किस किस्म के टाइमली डिसीजंस की बात करें, हम किस पॉलिसीज़ की बात करें हैं जो टाइम पे नहीं आई? क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी उसी वक्त ही गिराना शुरू किया और इतना ज़्यादा कि 13.25 से 7% पे हम आ गए। प्लीज़ देखिए नताशा, कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकर्स की बात करें ओवरऑल कि क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, पॉलिसीज़ कुड बी इन हंड्रेड्स, बिकॉज सिर्फ 1 या 2 या 4 चीज़ें तो नहीं होती गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के हाथ में। दे कैन फायर मल्टीपल शॉट्स एट द सेम टाइम।
You're absolutely right. एक कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी आई, एमनेस्टी स्कीम आई, दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. अभी इन द पाइपलाइन रिफाइनरी की पॉलिसी है, अभी इन द पाइपलाइन ऑटो पॉलिसी है, अभी इन द पाइपलाइन आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ठीक है, मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी है, राइट. जो हम इस पे जो आई थिंक द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ये है कि ये फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है, जल्दी हो सकती है. देखिए गवर्नमेंट के पास 5 साल होते हैं एक टेन्योर के, राइट. उसमें अगर आधा टेन्योर आपका लैप्स हो चुका है और वो कोविड में कंज्यूम भी हो गया 1 साल आपका, तो काफ़ी एक्शंस जो है डिले हो गए. तो अब पेस ऑफ पॉलिसीज नीड टू इंक्रीज. अब पॉलिसीज होती क्या, पॉलिसी क्या होती है, डायरेक्शन. जो काम होता है गवर्नमेंट का काम होता है इनेबलर. अब 2 अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देखें जहाँ पे अभी भी आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो नंबर 1 आपके एक्सपोर्ट्स है, नंबर 2 आपके टैक्सेशन सिस्टम है. इन दोनों की पॉलिसीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त बड़ी लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं. सिमिलरली हमने देखा IPPs की पेमेंट्स पूरी रीस्ट्रक्चर हुई, दैट वाज पार्ट ऑफ द पॉलिसी. एग्जैक्टली, तो वो भी प्लीज इशू जरा हाईलाइट कीजिएगा आप इसके बाद. जी बिल्कुल. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में एक तो हमने IPPs के टैरिफ तो रिवाइज करा दिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक बहुत मेजर इशू है ट्रांसमिशन लॉसेस का, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का, थेफ्ट का. अब उसके लिए भी यू नीड पीपल एट द टॉप हु आर एक्सपर्ट्स, who have the authority, जिनके ज़्यादा इतनी रोटेशन नहीं होती है, जिनको ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करे और वो पॉलिसी बनाए कि हम लोग जैसे ये डिस्कोस है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है बिजली की या वो गैस की, तो उनको किस तरीके से क्या फॉर्मेट क्या बनाए कि उनका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, क्या उनकी प्राइवेटाइजेशन करें, ये एक पॉलिसी बनाए. और ये मल्टीपल पॉलिसीज बनानी होती है ताकि लोग काम करना और शुरू ये कर दें. टाइमली ली जाए ताकि ग्रास रूट लेवल्स पे काम हो सके. प्रिसाइसली, ताकि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़े जो आपके डॉलर और टैक्सेशन से होंगे रुपी में, और जो नुकसानात हैं, जो आपकी इनएफिशिएंसीज है, वो कम हो जाए. राइट. अरसान, मैं आपसे मार्केट के ऊपर सवाल करना चाहूंगी कि IPPs का इशू मार्केट के ऊपर भी डायरेक्टली रिएक्ट करते हुए दिखाई दिया है. प्लीज जरा इसके ऊपर भी बताइए, इस पर भी रोशनी डालिए. एब्सोल्युटली. देखिए IPPs का अगर आप इशू रिजॉल्व करते हैं, उनके पेमेंट्स होने शुरू हो जाती हैं, तो आपका ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है, ENPs, OGDC, PPL, इनके कैश फ्लोज खुल जाएंगे. और कैश फ्लोज खुलेंगे तो ये ड्रिलिंग कर सकते हैं, जो इनका काम है कि ऑयल और गैस एक्सप्लोर करें, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. इस वक्त तो सारे पैसे उनके रिसीवेबल में फंसे हुए, नंबर 1. नंबर 2, अगर ये पैसे आप पावर प्रोड्यूसर्स को दे देते हैं, तो पावर प्रोड्यूसर्स ने जिनसे गैस खरीदी थी, जिनसे फ्यूल खरीदा था, जैसे PSO है, उनको वापस कैश फ्लो मिल जाएगा, जो आगे जाके डिविडेंड पे आउट भी दे सकते हैं और एक्सपेंशन भी कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है जो अभी समझ लें कि एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन का इंतजार कर रहा है कि गवर्नमेंट कब पेमेंट डिस्पर्स करेगी. और मार्केट में इसका एक बहुत अच्छा, एक सिग्निफिकेंट, मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स की ओवरऑल इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है अगर गवर्नमेंट सिर्फ ये पेमेंट्स थ्रू कर दे, जो आई थिंक इट्स राउंड द कॉर्नर, लेकिन उसमें महीना 1.5 डिले लग सकता है. राइट. मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जाने से पहले ये भी पूछना चाहूंगी कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर्स में रिफाइनरीज एंड ENP सेक्टर देख रहे हैं, क्योंकि आज भी हमने ये देखा वॉल्यूम्स में ENP एंड रिफाइनरी एंड अदर IT ऑल्सो, IT भी यहाँ पर जो है वो गिरावट की तरफ जा रहा है. तो क्या रीजंस हैं, क्या टैक्स के इश्यूज हैं जो विड्रॉल किए गए हैं, वो इश्यूज हैं या कोई और है? नो, टैक्स इज नॉट एन इशू. देखिए रनअप जो था ना, जो जहाँ से लो वैल्यू से जो IT स्टॉक्स चले थे, तो एक ही रेंज के अंदर आ गए. यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है. और ये स्टॉक्स वो थे जहाँ पे ज़्यादा लेवरेज भी थी. लेवरेज मतलब लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने लोन लेके इन्वेस्ट किए थे इन शेयर्स के अंदर, तो वहाँ पे थोड़े बहुत स्विंग्स आ जाते हैं, तो उनको लॉसेस भी मैग्नीफाई होते नजर आ रहे हैं. तो मार्केट अपनी ट्रू वैल्यू उस वक्त फाइंड कर रही है, नंबर 1. नंबर 2, आपने इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की बात की, तो इस वक्त हमारे ENPs को इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज $100 की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे लोग. मैक्सिमम 60 to 70 इस डॉलर की रेंज की बात कर रहे हैं. रिफाइनरी के स्टॉक की जहाँ तक आपकी बात की, उसका ज़्यादा लिंक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ नहीं है. उसमें एक्सपेक्टेशन है कि रिफाइनरी पॉलिसी आएगी और उसमें जो लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं और कुछ नए फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे जो पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त जो ऑयल है आपका जो रिफाइंड है वो 70% इम्पोर्ट होता है. क्या वो ओवरबॉट हो गए थे? इस पर भी बात करेंगे. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 96,422 रुपीज़. गोल्ड पर 10 ग्राम 82,754 रुपीज़. इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन $1,686.08. ऑयल WTI पर बैरल $60.30. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.86.
करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 176.50, सेलिंग वाज 178.50। यूके पाउंड बाइंग रही 207 रुपीज, सेलिंग वाज 210। यूएस डॉलर बाइंग रही 152 रुपीज, सेलिंग वाज 153। चाइनीज यान बाइंग एट 23.45, सेलिंग वाज 23.60। Nextly, Saudi Riyal buying at 40 rupees, selling was 40.50. UAE Dirham buying at 41 rupees, selling was 41.50. Kuwaiti Dinar buying rahi 483 rupees, selling was 485.50. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392 rupees, selling was 394. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइस में कुछ ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी आ रही है। लोकल मार्केट में हम देख रहे थे 100,000 अबव प्राइस आ रहे थे, अब 96,000 के करीब आ रहे हैं। इट मीन्स के अभी चांसेस गोल्ड के अंदर बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और यहाँ पर चांसेस रमज़ान के जो पहले हिस्सा होता है इसके अंदर काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि ईद के बाद फ़ौरन जो है वो गोल्ड प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। हिस्टोरिकली ऐसा ही देखा गया है। इससे मज़ीद जो है वो हमारे एनालिस्ट से पूछ लेते हैं इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो अरसान, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ इसके ऊपर कॉमेंट करें कि गोल्ड के प्राइजेस में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर एक रोलर कोस्टर देखा जा रहा था। मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा अप जा रही थी, 1,30,000 को टच करके अब 96,000 पे गोल्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स के इतनी ज़्यादा गिरावट, क्या रीज़न है इसका? देखिए, इसमें अगर मैं कुछ हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करता चलूँ, इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस जो होते हैं आपके डॉलर में प्राइस किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो गोल्ड प्राइसेस होते हैं वो आपके 2 वजूहात से इंक्रीज़ होते हैं। नंबर 1, आपके इन्फ्लेशनरी हालात जब होते हैं दुनिया के अंदर तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, नंबर 1। नंबर 2 होता है फ्लाइट टू सेफ्टी, मतलब लोग सेफ्टी की तरफ भागते हैं। तो जब कोविड का पीक था और वैक्सीन इस वक्त नज़र नहीं आ रही थी, लास्ट ईयर अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त की बात है, तो ये आपके गोल्ड प्राइसेस पीक पे चले गए थे। वो इसलिए क्योंकि लोगों को नियर टर्म आउटलुक नज़र नहीं आ रहा था, स्टॉक मार्केट क्रैश होती हुई नज़र आ रही थी ग्लोबली एंड लोकली, तो लोग इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर रहे थे गोल्ड में। अच्छा, तीसरी चीज़ जो पाकिस्तान के लिए पेक्यूलियर है, अच्छा इन दो को अगर हम एड्रेस करें कि मार्केट्स इंटरनेशनली ऊपर चली गई, इकोनॉमी रिबाउंड आ गया है, वैक्सीनेशन शुरू हो गई, तो गोल्ड प्राइसेस नीचे आ गई, नंबर 1। नंबर 2, आपके डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है ग्लोबली। जब आपका डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो आपके गोल्ड की कन्वेंशनली वैल्यू इन्वर्स होती है, वो कम हो जाती है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि हमारे जो लास्ट अगस्त के अंदर मेरे ख्याल से करेंसी 168 गई थी और इस वक्त हम लोग 152 पे हैं, तो तकरीबन 10% एप्रिसिएशन हो गई करेंसी की। तो जो गोल्ड प्राइसेस हमें नज़र आ रहे हैं 10%, तो उसमें 13,000 की तो यहीं से ही बचत आ जाएगी, क्योंकि वो डॉलर प्राइसिंग होती है उसकी, क्योंकि ये इंपोर्टेड समझ लें कि उसकी प्राइसिंग होती है। तो ये 3 फैक्टर्स की वजह से फर्दर एप्रिसिएशन अगर हमारे पास रुपये के अंदर होती है तो हम फर्दर गिरावट देखेंगे। एब्सोल्युटली। और अगर यहाँ से डॉलर 150 रुपए से 160-165 हो गया तो आपका गोल्ड भी साइमल्टेनियसली उसी लेवल से एक्सपेंसिव होता जाएगा। बट येस, गोल्ड इज एन अट्रैक्टिव लेवल राइट नाउ। लोग आजकल ग्लोबली बिटकॉइंस, नई नई करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो गोल्ड की स्टोर ऑफ वैल्यू है वो तो हज़ारों साल से आ रही है और मेरे ख्याल से चलती रहेगी। राइट, तो अब क्रिप्टो करेंसी पे जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जुनैद साहब से पूछना चाहूँगी, सर हम देख रहे हैं डॉलर ग्लोबली अप्रिशिएट हो रहा है जैसे अरसलान साहब ने कहा, और रुपी अप्रिशिएट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। गोल्ड जो है वो थोड़ा सा गिर रहा है, इसकी प्राइस हम देख रहे हैं। लोग जो है वो थोड़ा सा, जब वर्ल्ड ओपन हो रहा है तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं चीज़ों के अंदर और दोबारा इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर रही है। क्या कहेंगे आप कि जो इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी की बात करें तो वो किस डगर पे जा रही है, वो किस तरफ जा रही है? जी, अगर हम गोल्ड के हवाले से बात करें पहले, तो गोल्ड इज़ लाइक अ सेफ हेवन। जब भी अनसर्टनिटी होती है किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी फाइनेंशियल माहौल में, तो गोल्ड यूजुअली रिएक्ट, लोग उस तरफ रश करते हैं उसकी तरफ बेसिकली। तो जैसे कि ऑलरेडी अभी जिक्र किया इन्होंने कि रुपी इज़ बेसिकली अप्रिशिएटिंग, तो बिकॉज बीइंग ट्रेडेड इन डॉलर तो इट विल अफेक्ट। तो डेफिनेटली अगर वापस रुपी करता है डिप्रिशिएट तो फिर गोल्ड कैन बी अफेक्टेड। राइट नाउ इट लुक्स स्टेबल एंड इट कुड ऑल्सो ड्रॉप अ लिटिल बिट। बाकी इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं हाउ अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, डेफिनेटली अभी देखें यूएस के अंदर अभी प्रेशर है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर इशूज़। और बट अच्छी चीज़ ये कि वो अपने दे आर स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन देयर जॉब नंबर्स। उनके हर मंथ पे जॉब नंबर्स आते हैं उनके, जो है दे ट्राइंग टू मेंटेन दैट। दे आर राइट ऑन अ स्टडी कोर्स राइट नाउ। उनके पास इलेक्शन हो चुके हैं एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी है। तो दैट इज़ समथिंग अ गुड साइन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट अफेक्ट्स। जहाँ तक बात है यूरोप की, वहाँ पे अभी वी कैन नॉट बी रियली श्योर बिकॉज काफ़ी मिक्स बैच है एंड थिंग्स आर नॉट जनरली clear over there.
बाकी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में डेफिनेटली आई थिंक सो हम लोग अगर कंपेयर करें विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन और बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन ओवर हियर कि हमारी इफेक्टिव कम है, यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, एंड देन सेकेंडली वी हैव समहाउ इवॉल्व्ड राइट नाउ कि हमें। सर मैं चाहूँगी आप एसएमईज पे भी थोड़ा कमेंट करें, ये बताएं कि अभी रमज़ान भी आ रहे हैं, कुछ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी देखी जाएगी और शॉप्स की बात भी की जाएगी कि 8 बजे से 3 बजे तक जो है वो टाइमिंग रहेंगे, तो इन तमाम चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर? जी बिल्कुल आएगा। देखें एसएमईज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। 90% ऑफ आप कह लें जो सेगमेंट एसएमईज का है इन टोटल बिजनेस, एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर्स। 1 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जॉब्स सैलरीज पे करता है एसएमई एवरी मंथ, मोर देन दैट। तो आप इसका यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है उसका। तो जो भी पॉलिसी एसएमईज के हवाले से है, उनके हवाले से भी पॉलिसी बनाई जाए, उसको देखा जाए कि वो उसमें उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो और ग्राउंड रियलिटी को बेस करते हुए बनाई जाए। रमज़ान में डेफिनेटली सिचुएशन चेंज हो जाती है, थोड़ा सा चीज़ें ऑलरेडी स्लो डाउन मोड में आ जाती हैं, तो ऑलरेडी एंड देन बिजनेस एक्टिविटी स्लोज डाउन देन इट इम्प्रूव्स। उसके बाद जो है लास्ट ईयर भी ये इशू रहा था, स्पेशली फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, जो खासतौर पर हमारा कमर्शियल तबका है, हमारा कमर्शियल एरियाज में जो लोग हैं उनके लिए कि दे हैड इशू फॉर द टाइमिंग्स। तो आई थिंक सो इस दफ़ा कंसिडर करना चाहिए, बट डेफिनेटली आई थिंक सो वी आर ऑन अ मच बेटर फुटिंग देन लास्ट रमज़ान। राइट क्योंकि हमारे पास अब जो है वो कुछ बेटर पोजीशंस हैं, वैक्सीनेशंस हैं, एसओपीज हैं और हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं, थोड़ा सा बेसिकली इज लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जी हाँ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। ओके अरसलान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ टाइज हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो कुछ हम कहेंगे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी जा रही है, ट्रेड भी आज से स्टार्ट हो गई है, ये बायलैटरल रिलेशन कितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे? जी, I think it's a material positive news for Pakistan especially and even for the region overall देखा जाए। इसके ऊपर काफ़ी बैकडोर डिप्लोमेसी भी हुई है और ये ख़त्ते के लिए और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो ताकि एक रीजन के अंदर ग्रोथ हो सके और आपके जो महंगाई है उसको कंट्रोल करें और आपकी जो गुर्बत है दोनों मुल्कों के अंदर उसको कंट्रोल किया जाए और जॉब्स क्रिएट किया जाए। ठीक है, ये तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे पाकिस्तानी लीडर्स के अंदर और इवन इंडियन लीडर्स के अंदर देयर इज अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि हमें मसाइल अपने ख़त्म करने चाहिए और हम कब तक आइसोलेट करके एक दूसरे को नहीं रख सकते। इसकी बड़ी पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली ऑल्सो, बिकॉज देखिए पाकिस्तान बैठता है सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के बिल्कुल नेबर है, चाइना और इंडिया इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान एक ह्यूज कॉरिडोर फॉर ट्रेड बन सकता है अगर इन मुल्कों को, जैसे सीपैक के अंदर तो हम लोग देखते हैं एक्सेस हमने ग्वादर का दिया हुआ है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को और इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को। तो अगर इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुक अच्छे हो सकते हैं तो यहाँ से लैंड रूट इंडिया को मिल सकता है फॉर ऑनवर्ड्स ट्रेड टू सेंट्रल एशिया एंड इवन नाउ मिडल ईस्ट। सो आई थिंक जी थ्रू सीपैक या नेसेसरीली नहीं, वो सीपैक तो इट्स अ प्रोजेक्ट, वो तो चाइनीज़ के साथ हमारा है, बट ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान को एज अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कॉरिडोर एक्सपैंड किया जा सकता है। इसमें हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हमने देखी है कि लेटर्स भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खान को लिखा, प्राइम मिनिस्टर खान ने रेसिप्रोकेट किया कि, और उसमें ग्लोबली भी आप देख रहे हैं कि यूएई सऊदी अरब इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल कि पाकिस्तान और इंडिया के टाइज बीच में थोड़े सॉफ्टन हो जाए। और मेरा ये ख्याल है कि हमें लगता है कि अगर नेक्स्ट सार्क मीटिंग पाकिस्तान के अंदर होती है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के आ सकते हैं। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव साइन। और हमने देखा है कि चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी ने भी काफ़ी कमेंट्स पॉजिटिवली किए हैं ऑन ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद एवरीवन इन द नेबर। सो ग्रोथ के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, आवाम के लिए अच्छा है और फॉर रीजन इट्स वेरी गुड। राइट, इकॉनमी के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच। अरसलान सोमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। थैंक यू सो मच। जुनैदुर रहमान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में हमें। बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं लेकिन हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ रही है।